है गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है। ये पॉलिटी का सेकेंड टेस्ट है, इसका फर्स्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और इससे पहले जो इसके जो सारे विजन के जीएस के फुल टेस्ट होते हैं 24 से 37 तक सॉल्व कर लिए हैं। उसमें का एक टेस्ट बचा हुआ है 38, वो अगले दिन इसको ये टेस्ट पूरा करने के बाद उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सारे सेक्शनल वाइज ही ये डालेंगे। तो ये पॉलिटी के 2 टेस्ट थे, उसके बाद अब शायद ज्योग्राफी या इकोनॉमी का टेस्ट है, ठीक है। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग जो कमेंट कर रहे थे, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसीलिए नहीं बना पा रहा था। आज देखो, इसका आज टेस्ट मिल जाएगा आपको, फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, टेस्ट नंबर 2 का पॉलिटी का। और इसका सेकेंड आपको कल मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग जो है जितना मुझसे हो पाएगा मैं सारा आपको आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को भी अपनी अच्छी से पढ़ाई करनी है, और थोड़ा सा वीडियो को लाइक करना है, और इसे सब्सक्राइब कर लिए अगर चैनल नहीं किया है, और शेयर जरूर करना है। एक फ्रेंड या अपने कोई भी फेसबुक ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, तो उसमें शेयर भी कीजिए, ताकि जब ज़्यादा लोग देखते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब वीडियो बनाने में, ठीक है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मेरा जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा मटेरियल, ठीक है। और अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ताकि आप रिवीजन भी कर पाएँ, और इससे जो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और अच्छे से आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो इसमें कहा गया है कि बजट के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रावधान संविधान में उपबंधित है। तो बजट के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि संसद किसी कर को घटाने या उसके उत्साधन हेतु उपबंध कर सकती है, परंतु उसमें वृद्धि नहीं कर सकती। सेकेंड है कि बजट के अंतर्गत राजस्व लेखों की प्राप्तियों को अन्य प्राप्तियों से पृथक किया जा सकता है। थर्ड है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग प्रस्तुत नहीं की जा सकती। तो देखो, जो कहा गया है ये थर्ड वाला बिल्कुल भी सही है, क्योंकि जो है राष्ट्रपति के अनुदान, मतलब राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई अनुदान की मांग प्रस्तुत नहीं की जा सकती। लेकिन ये जो कहा गया है सेकंड में, ये गलत है, क्योंकि जो ये हमको बजट के अंतर्गत जो राजस्व लेखों की प्राप्तियों अन्य प्राप्तियों को पृथक किया जाएगा, ऐसा कोई प्रोविजन इसमें नहीं किया गया है संविधान में। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो इनके व्यय होते हैं, लेखों के जो व्यय होते हैं, ठीक है, उनको पृथक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन उनकी जो प्राप्तियां या अन्य प्राप्तियां उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और फर्स्ट में भी ठीक है, ये सही है स्टेटमेंट, क्योंकि यह संसद किसी कर को घटाने या उसके उत्साधन है तो उपबंध कर सकती है, परंतु उसमें वृद्धि नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये तीनों हमारे 1 और 3rd स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, सी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में है हमारा मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि कोई मंत्री संसद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। सेकेंड है, राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किसी मंत्री को अपदस्थ कर सकता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो इसमें सही है, देखो, क्योंकि जो है कोई राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किसी मंत्री पद को, मतलब मंत्री को पदस्थ कर सकता है, मतलब उसे अपने पद से हटा सकता है, ठीक है। और जो फर्स्ट में कहा गया है कि कोई मंत्री संसद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी नहीं होगा, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि ये कोई भी मंत्री इसके लिए विधिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, 1, 2 और 1, 2, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इनकी प्रकृति संविधानेतर होती है, मतलब संविधान से इतर जाकर बनाई जाती है, यानी मंत्रिमंडल की सिफारिश पे बनाई जाती है, ठीक है। उसमें संविधान का कोई प्रोविजन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड है कि किसी भी मंत्रिमंडल समिति की स्थापना या समाप्ति है तो लोकसभा की स्वीकृति अनिवार्य होती है। तो देखो, ये सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है गलत है। ये इसमें लोकसभा की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता में, ठीक है, उसी के द्वारा ये समितियां बनाई जाती हैं। और इसमें ये आपको देखने को मिलेगा, जो ये 3 से 8 लोग इसमें सदस्य, मतलब ये सदस्य हो सकते हैं। और इसमें कैबिनेट मंत्री जो होता है इस समिति का अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो पहला हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये संविधानेतर होते हैं, मतलब एक ऑर्डर द्वारा बनाई जाती है, सरकार के ऑर्डर द्वारा बनाई जाती है, इसका संविधान में कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि पंचायत के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल इसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष की अवधि तक होता है। सेकेंड है कि पंचायत को 73वें संविधान संशोधन के तहत द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर विघटित किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड है कि समय पूर्व विघटन के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि तक ही बनी रहती है। तो देखो, ये थर्ड स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें एक और मतलब प्रोविजन होता है कि अगर जो पंचायत का कार्यकाल 6 महीने से कम रह जाता है, ठीक है, तो उसमें पंचायत का चुनाव कराना कोई आवश्यक, मतलब जरूरी नहीं है, वो अगले उसमें काउंट हो जाएगा, ठीक है।
अगले कार्यकाल में, ठीक है। और ये जो कहा गया है कि अगर पंचायत का विघटन होता है तो उसको अगर मतलब 6 महीने से अगर ज़्यादा टाइम है तो उसमें चुनाव कराया जाएगा, और वो शेष अवधि के लिए ही जो है रहेगी। मतलब जैसे 5 साल का है, 5 साल में 2 साल पहले विघटित हो गई, ठीक है, तो 3 साल टर्म बता, तो 3 साल का अगला चुनाव होगा, तो 3 साल टर्म के लिए ये मतलब पंचायत का चुनाव होगा, ठीक है। और ये जो 73वें संविधान का प्रोविजन, तो ये नहीं, ये गलत है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा तो इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ना कि ये प्रोविजन किया गया था। ये प्रोविजन आपको जो है राज्य विधायिका होती है, ठीक है, राज्य विधायिका के अंतर्गत ये इसका मतलब प्रोविजन किया जाता है कि निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर उसी मतलब राज्य विधायिका की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर विघटित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है। और ये फर्स्ट है कि प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक की अवधि का होता है, तो ये भी हमारा सही है, तो 1 और 3 सही हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा, कहा गया कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे स्थायी कार्यपालिका कहा जा सकता है। तो फर्स्ट है कि मंत्रिपरिषद, सेकेंड है मंत्रिमंडल, और सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी है नौकरशाही। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो है नौकरशाही होती है, ठीक है, इसी को स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जो कोई जैसे ये मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है और राष्ट्रपति है, ये मतलब चुनावी प्रक्रिया द्वारा आते हैं, ठीक है, और इनका 5 साल का टर्म रहता है, 5 साल या इससे कम का भी हो सकता है। यानी मतलब मंत्री में इसका जो मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाए, अगर किसी जो उत्तरदायित्व नेता है उसका अगर लोकसभा में बहुमत नहीं होता है तो उससे पहले भी विघटित हो जाती है, लेकिन 5 साल में तो इसका विघटन होना ही है, ठीक है। लेकिन जो नौकरशाह होते हैं ये हमारे हमेशा बने रहते हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर आए या मतलब कोई जाए, उससे मतलब नहीं रहता है, लेकिन ये लोग अपने फिक्स टर्म तक रहते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो है, इन्हीं को जो है ये इसीलिए कहा गया है कि केवल जो 5 साल के लिए जो आते हैं उनके लिए नहीं, जो मतलब दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति होते हैं उन्हीं को ही स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि 6 में इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किन मामलों में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के समान है। तो राज्यसभा की और लोकसभा की शक्तियों के बारे में बताना है। तो देखो फर्स्ट है कि संविधान संशोधन विधेयकों को पूरा स्थापित एवं पारित करना। सेकंड है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, और थर्ड है कि सभी 3 प्रकार के आपातों की उद्घोषणा को स्वीकृति प्रदान करना। तो देखो जो इसमें कहा गया है ये तीनों के तीनों प्रोविजन सही हैं, क्योंकि जो ये थर्ड में कहा गया है कि तो जो तीनों प्रकार के आपात होते हैं, जैसे राष्ट्रीय आपात हो गया, ठीक है, और वित्तीय आपात हो गया, और राज्य आपात हो गया यानी राष्ट्रीय प्रशासन। तो इन जो तीनों आपात होते हैं इसमें दोनों का, जैसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों का समान अधिकार होता है, और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ठीक है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के आपको सदस्य जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और ये जो संशोधन विधेयक होता है, ठीक है, इसमें भी ये दोनों प्रोविजन मतलब दोनों के समान होते हैं। इसके साथ साथ जो साधारण विधेयक होता है उसमें भी इनके प्रोविजन समान होते हैं, मतलब समान अधिकार प्राप्त होते हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति का जो ये डिस्क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है, मतलब महाभियोग, तो इसके बारे में भी ये मतलब समान अधिकार हैं। और संचित निधि से जो व्यय किए जाते हैं, व्यय सहित वित्त विधेयक जो पूरा स्थापित किए जाते हैं, उन पर भी समान अधिकार है राज्यसभा और लोकसभा का, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। 1 2 3 चलते नेक्स्ट में हमारा 7 क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया है कि निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार करना है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो इसमें कहा गया कि यह सदन की पुनः बैठक हेतु दिन निर्धारित किए बिना सदन की बैठक की समाप्ति को संदर्भित करता है, और यह शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी को प्राप्त होती है। पीठासीन अधिकारी इस शक्ति का प्रयोग करने के बाद भी सदन की बैठक आहूत कर सकता है। तो इस ऊपर परिच्छेद में किस मतलब के बारे में कहा गया है, तो उसके बारे में बताना है। तो ए ऑप्शन है स्थगन, बी है विघटन, सी है 17वां, और डी है आपका जो अनिश्चित काल के लिए विघटन। तो ठीक है, तो जो अनिश्चित काल के लिए विघटन है उसी के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है ये पूरा परिच्छेद, क्योंकि ये पीठासीन अधिकारी का ही होता है। और ये जो मतलब पीठासीन अधिकारी होता है इसको शक्ति का प्रयोग कर सकता है कि करने के बाद भी मतलब इस शक्ति का प्रयोग करने के बाद भी सदन की मतलब बैठक को आहूत कर सकता है, ठीक है। और ये अनिश्चित काल के लिए होता है सदन का स्थगन, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं 8 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्तियाँ प्राप्त है। तो ए ऑप्शन है अत्यंतिक वीटो, बी है कि आपका विशेषिक वीटो, सी है निलंबनकारी वीटो, और फोर्थ है मतलब पॉकेट वीटो। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही हैं हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं, इंडियन राष्ट्रपति को, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है। तो देखो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, तो जो ये हमारा जो विशेषित यानी क्वालिफाइड वीटो है यानी विशेषित वीटो, ये हमको प्राप्त नहीं है, हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, जो इंडिया का है, ठीक है। ये यूएसए को जो राष्ट्रपति होता है उसे प्राप्त होता है। लेकिन ये सस्पेंसिव वीटो यानी निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो अत्यंतिक वीटो है मतलब जो अब्सोल्यूट वीटो होता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों हमको प्राप्त हैं, ठीक है, 1 3 और 4। तो हमारा सही हो जाता है इसमें 1 3
और 4 1 3 4 सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और ये जो हमारी वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं वो आर्टिकल 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि सदन में किसी भी कार्य के संचालन से पूर्व आवश्यक न्यूनतम उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट है कि सदन के पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। सेकेंड है कि सदन के मनोनीत सदस्यों के अतिरिक्त सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। सी है कि सदन के पीठासीन अधिकारी सहित सदस्यों की कुल संख्या का 8वां भाग। और सदन के पीठासीन अधिकारियों सहित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। तो इसका डी ऑप्शन सही है। जो ये आपको देखने को मिलेगा जो गढ़पूर्ति के बारे में कहा गया है, ठीक है, कि जितनी गढ़पूर्ति होगी मतलब जो जितने सदस्य होता है उसका 10% ये गढ़पूर्ति होनी चाहिए, तभी जो है इसका बैठक हो सकती है, वरना इसकी बैठक स्थगित कर दी जाती है। तो ये मतलब जो सदन का पीठासीन अधिकारी सहित जो है 10% होनी चाहिए। मतलब अगर बात करें इंडिया में तो 552 सीटें हैं, ठीक है, तो 552 मतलब 55 सीटें तो होनी, 55 सदस्य तो होने ही चाहिए, तभी जो है सदन की बैठक हो सकती है। ठीक है, और 25 जो उसमें होने चाहिए, क्योंकि 250 होते 10% निकालेंगे तो 25 राज्यसभा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 10 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के रूप में माना जा सकता है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है। सेकेंड है कि वह संसद द्वारा पारित विधेयक को सहमति देने से मना कर सकता है। ठीक है, और थर्ड है कि त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ये मतलब विवेकाधीन शक्तियाँ आपको राष्ट्रपति को देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो ये त्रिशंकु है जिसमें मतलब किसी भी दल को जब कोई पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उसी स्थिति में जो है ये राष्ट्रपति को चुनने के लिए ये मतलब स्वतंत्र होता है। ठीक है, और ये जो विधेयक होता है सहमति से मतलब जो संसद द्वारा पारित विधेयक सहमति देने के लिए मना भी कर सकता है। ये मतलब इसके पास विवेकाधीन शक्तियाँ पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, सहमति दे सकता है और सहमति जो है नहीं मना भी कर सकता है। ठीक है, ये भी इसकी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। इसके साथ साथ जो ये अब राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है मंत्रिपरिषद द्वारा, तो उसको भी पुनर्विचार के लिए कह सकता है कि जो सलाह दी गई है उसमें कोई त्रुटियां हैं उसे सुधार करो। तो ठीक है, ये भी उसकी विवेकाधीन शक्तियां। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाता है, हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा गया है कि नगर निगम परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि परिषद में लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद एवं सदस्य की कुछ नामांकित व्यक्तियां शामिल होते हैं। तो मतलब इसमें देखो, सेकेंड है कि परिषद का प्रमुख एवं महापौर मेयर होता है जिसका कार्यकाल परिषद के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो ये गलत है, इनका जो कार्यकाल परिषद के साथ समाप्त नहीं होता। ये मतलब मैक्सिमम 1 ईयर का इनका टेन्योर होता है, और ये नवीकरणीय कार्यशील के आधार पर होता है कि मतलब 1 साल का अगर टर्म खत्म हो गया है, अगर इनको फिर से करना है इलेक्ट, तो इनके पास बहुमत होना चाहिए, तो इनको दोबारा भी इलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, महापौर बनाया जा सकता है। तो इस सिद्धांत पे ये कार्य करता है, तो ये गलत हो जाता है। और ये जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद जो होते हैं उसके मतलब कुछ नामांकित सदस्य भी होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि में केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित ही नहीं होते हैं, इसे नामांकित भी इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट सही हो जाता है पहला, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु किए गए सुरक्षा उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा की जाती है। सेकेंड है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। थर्ड है कि संसद को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों में कटौती करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो कटौती करने का अधिकार प्राप्त नहीं है जो इसमें कहा गया स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखो जो इसमें जो कटौती का इसमें कोई मतलब अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं है, लेकिन हाँ विस्तार इसमें किया जा सकता है। तो ये थर्ड हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। ठीक है, और जो ये कहा गया है कि इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन जो है ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो कहा गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा की जाती है, तो गलत है। ये मतलब राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, लेकिन जो ये इनका कॉलेजियम होता है, ठीक है, कॉलेजियम की सलाह पर जो नियुक्ति की जाती है, ना कि कॉलेजियम द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। तो इसमें स्टेटमेंट देखो इसमें कोई भी नहीं सही है, क्योंकि इसमें नहीं डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, 2 और 3 दोनों सही हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 स्टेटमेंट सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। तो फर्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति, सेकेंड है अशोक मेहता समिति, थर्ड है गर्डगिल समिति और फोर्थ है पी के थुंगन समिति। तो इसमें देखो
जो बलवंत राय मेहता है इन्होंने भी त्रिस्तरीय अनुशंसा की थी जो हमारा पंचायती राज है, और गढ़गिल समिति और पीके थुंगन समिति, ठीक है, इन दोनों ने भी की थी। लेकिन जो अशोक मेहता थे इन्होंने 2 स्तर पर ही बात की थी कि पंचायत का गठन, मतलब मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर इन्होंने बात की थी। लेकिन जो बलवंत राय मेहता, गढ़गिल और पीके थुंगन थे, इन लोगों ने जो है ग्राम स्तर पर, ठीक है, और ग्राम स्तर पर, उसके बाद पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, और जो आपको इसमें देखने को मिली थी तो ब्लॉक स्तर पे, ठीक है। तो 3 स्तर इसके ये मान्यता प्राप्त किए गए थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको दर्जा दिया गया था जो 73वां संविधान संशोधन था, ठीक है, इसी के अंतर्गत इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था पंचायत को। वैसे तो इसका प्रोविज़न किया गया है पंचायतों के गठन के बारे में बात करें अगर जो हम, तो ये पंचायतों के गठन के बारे में तो इसका प्रोविज़न आपको देखने को मिलेगा जो आर्टिकल 40 है डीपीएसपी के अंतर्गत, उसके अंतर्गत भी इनका किया गया है, ठीक है। तो हमारा जो 1, 3 और 4 सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से वे केंद्रीय बजट भारित व्यय के अंतर्गत आते हैं, मतलब निम्नलिखित में से कौन से व्यय केंद्रीय बजट भारित के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, सेकंड है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, ठीक है। सेकंड है कि उच्चतम न्यायालय और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के कार्यालय संबंधी प्रशासनिक व्यय, और थर्ड है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का वेतन, ठीक है। तो जो ये केंद्रीय बजट के जो भारित व्यय हैं, ठीक है, तो इसमें जो लोकसभा उपाध्यक्ष का वेतन होता है जो ये भी आता है, ठीक है। लेकिन और ये सेकंड में जो कहा गया है उच्चतम न्यायालय और भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक यानी केग के संबंधी जो प्रशासनिक व्यय होते हैं, ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की बात करें तो ये गलत है, ये जो केंद्रीय बजट पे नहीं है, ये राज्य संचित निधि पे आते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसके उच्च न्यायालय की पेंशन जो होती हैं, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पेंशन होती हैं ये संचित भारत की संचित निधि पे आती हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारा होता है लोकसभा स्पीकर होता है, ठीक है, उसका वेतन और भत्ता, और जो राज्यसभा का सभापति होता है और राज्यसभा का उपसभापति होता है, इसका भी वेतन भत्ता आपको देखने को मिलेगा इसी भारत की संचित निधि पर ही भारित होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि राज्य के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर राज्यपाल के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि भारत का संविधान राज्यपाल के पद हेतु 5 वर्ष की अवधि निर्धारित करता है। सेकेंड है राज्यपाल को अपना कार्यकाल की समाप्ति के तुरंत पश्चात अपना पद रिक्त करना चाहिए। तो ये गलत है सेकेंड वाला स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो आपको देखने को मिलेगा ये तुरंत अपना पद नहीं रिक्त करता है जब तक कि उनका उत्तराधिकारी ना आ जाए, और ये आर्टिकल 153 में इसका प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो जाता है। लेकिन फर्स्ट में जो कहा गया है ये सही है, क्योंकि जो ये भारत का जो संविधान है ये जो राज्यपाल के पद का 5 वर्ष की अवधि निर्धारित करता है। लेकिन ये अवधि निर्धारित करता है, ना कि आपको देखने को मिलेगा कि कार्यकाल, ये कार्यकाल निर्धारित नहीं करता है राज्यपाल का, इसकी अवधि निर्धारित करता है, और ये आर्टिकल 156 में इसका प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरताओं के आधार हैं, तो मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के आधार हैं जो 10वीं अनुसूची यानी दल बदल जो कानून था उसके संबंध में बताया गया है। जो आर्टिकल जो आपको देखने को मिले था जो राजीव गांधी की सरकार आई थी 1985 में, ठीक है, जो 51वां संविधान संशोधन लेके आई थी, तो उसी के अंतर्गत ये दल बदल कानून के संबंध में डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है जो सदस्यों की, ठीक है। तो व्यक्तियों को किसी अपराध में दोषी ठहराए जाने के कारण 2 या 2 से अधिक वर्षों की सजा हुई हो। सेकेंड है कि यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर देता है जिस दल के टिकट पर वह सदन के लिए निर्वाचित हुआ है। थर्ड है कि यदि वह निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तो देखो अगर कोई निर्दलीय राजनीतिक दल शामिल हो जाता है तो उस पर डिस्क्वालिफिकेशन लग जाता है, ठीक है। ये 10वीं सूची के अंतर्गत ये दल बदल कानून, और ये जो हमारा सेकेंड होता है ये भी हमारा सही है, क्योंकि जो इसमें स्वेच्छा से जो कोई राजनीतिक पद त्याग देता है तो उसका भी सदस्यता समाप्त हो जाती है, ये मतलब 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगी कि एक और आधार इसमें दिया गया है कि अगर कोई पार्टी विप जो होती है, ठीक है, जो कोई राजनीतिक दल है उसके जो दिशा निर्देश हैं अगर कोई सदस्य उसको फॉलो नहीं करता है तो उसमें भी उसको डिस्क्वालिफिकेशन उस पर लागू होता है।
और कोई जो मनोनीत सदस्य होता है, ठीक है, तो वो अगर 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, ठीक है, तो भी उसका जो है उस पर दल बदल कानून लग जाता है, यानी उसको मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो ये फर्स्ट में कहा गया है कि दोषी ठहराए जाने के संबंध में 2 वर्ष की सजा हुई हो, तो ये गलत है। ये आपको देखने को मिलेगा जो हमारा है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का, उसके अंतर्गत ये मतलब सदस्य, ये मतलब इनका एक आधार है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं है, तो 2 और 3 स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। 2 और 3 चलते नेक्स्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। सेकेंड है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को जारी करने की तारीख से 6 माह के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए। तो जो ये अध्यादेश है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये 6 माह मतलब 6 माह 6 सप्ताह होना चाहिए, ये समय होता है। अगर जो आपको देखने को मिलेगी जो नॉर्मल जो टाइम होता है, ठीक है, 6 माह 6 सप्ताह होता है, क्योंकि जो संसद को की एक प्रत्येक मतलब बैठक के अंतराल में 6 महीने का मतलब गैप होता है, ठीक है, उसी के अंतर्गत कहा गया है 6 महीना 6 सप्ताह। लेकिन जब अगर संसद में सदन चालू हो जाता है, ठीक है, संसद सदन अगर चालू हो गया है, तो उसके 6 सप्ताह तक इसे पारित कराना पड़ेगा, वरना ये मतलब प्रभावी नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और ये जो फर्स्ट में कहा गया है, तो ये अंतिम निर्णय नहीं होता है, इसमें जो है इसका जुडिशियली रिव्यू हो सकता है, मतलब न्यायिक पुनर्विलेखन हो सकता है। और जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति की, तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत होती है, ठीक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन नंबर, इसमें कटौती प्रस्तावों के प्रकारों एवं प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो कटौती प्रस्ताव दिए हुए हैं और संबंधित प्रावधान दिए हैं। तो फर्स्ट है कि नीति निर्निमोदन कटौती, तो इसका है मांग की राशि को कम करके 1 रुपये करना, ठीक है। थर्ड है मित व्ययिता कटौती, मतलब मांग की राशि में एक निश्चित सीमा तक कमी करना, ठीक है। सांकेतिक कटौती के बारे में, तो मांग की राशि को 100 रुपये करना। तो देखो ये सांकेतिक कटौती के बारे में गलत है, क्योंकि जो मांग की राशि है उसमें मतलब नॉमिनल यानी 100 रुपये की कटौती की जा सकती है, इसमें नॉमिनल कटौती की जाती है, ना कि 100 रुपये कर देना मतलब कुल राशि की, ठीक है। तो 100 रुपये की कटौती इसमें होती है, ना कि राशि को कम करके 100 रुपये कर देना, ठीक है। यानी मतलब अगर जो 5,000 किसी चीज़ के लिए किसी पॉलिसी के लिए किया गया है 5,000 करोड़ रुपए, तो उसमें 100 रुपये नॉमिनल कटौती कर दी। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि मतलब 5,000 की राशि को 100 रुपये कर दे, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में सही है, क्योंकि मित व्ययिता कटौती है कि मांग की राशि में एक निश्चित सीमा तक कटौती की जा सकती है, ठीक है। जैसे 5,000 की ये राशि है, तो इसमें आपको मान के चलो कि भाई 1,000 करोड़ रुपये की मतलब 500 करोड़ की कटौती कर दें, तो 400 की ये योजना रह जाएगी, 400 करोड़ रुपए की, ठीक है। और ये निर्मोदन कटौती ये मतलब होता है कि जो पॉलिसी होती है उसे खत्म कर देना ही होता है, कि जितनी राशि होती है उसे 1 रुपये कर देना, ठीक है, यानी वो कटौती पॉलिसी खत्म ही कर देना। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 19 क्वेश्चन नंबर पे इसमें कहा गया है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने हेतु किसी व्यक्ति की अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और थर्ड है कि जिस राज्य से उसे निर्वाचित होना है उस राज्य में राज्य विशेष का मतदाता होना चाहिए। तो ये गलत स्टेटमेंट है। अब ये प्रोविज़न नहीं रह गया, 2003 से ये प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया है। पहले ये क्राइटेरिया था कि मतलब जिस राज्य से जिसे चुनाव लड़ना है तो उस राज्य का सदस्य होना चाहिए, लेकिन 2003 से इसे जो है समाप्त कर दिया गया है। अब जो है वो किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतलब देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। तो वो मतलब मतदाता सूची में अगर पंजीकृत है तो वो मतलब चुनाव लड़ सकता है, और ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए प्रभावी होगा, ठीक है। और जो ये फर्स्ट सेकंड में कहा गया कि 25 वर्ष, तो राज्यसभा के लिए जो है आपको ये 30 वर्ष का प्रोविज़न है, ना कि 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य को 25 वर्ष की आवश्यकता होती है, ठीक है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, केवल एक। चलते हैं 20 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होने पर किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सेकेंड है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल की किसी भी
सदन का सदस्य हो सकता है, ठीक है। तो ये कहा गया है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको सही ही सही होते हैं, क्योंकि जो मंत्री होता है उसे विधानमंडल में सदस्य नहीं होने पर भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त ये होती है कि उसे 6 महीने के बाद उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी किसी भी सदन की, यानी लोग मतलब लोअर सदन या अपर सदन की, वरना उसे मतलब उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। और वो किसी भी सदन का मतलब सदस्य हो सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, तो सी ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में 21 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की अनन्य मूल अधिकारिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन विवाद शामिल है। तो फर्स्ट है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विवाद, सेकंड है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद, थर्ड है कि संसद सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवाद, और अंतर्राज्यीय जल विवाद, ठीक है। तो इसमें देखो, ये जो मूल अधिकार से उल्लंघन के बारे में, ये अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो ये अपील की जाती है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा जो आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के जो विवाद होते हैं, ये मूल आधिकारिक क्षेत्र के अनन्य मतलब उच्चतम न्यायालय के अनन्य अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये थर्ड एंड फोर्थ भी गलत है, क्योंकि कोई भी संसद सदस्यों के निर्वाचन से विवाद इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, और जो ये आपको राज्य जल विवाद है, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा जो है केवल बी ऑप्शन सही हो गया, दो स्टेटमेंट, ठीक है। चलते नेक्स्ट में कहा गया है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह विधायी गतिरोध के निराकरण हेतु लोकसभा की प्रक्रिया नियमों में व्युत्पन्न एक नवाचारी संसदीय साधन है, ठीक है। और सेकेंड है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। थर्ड है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किसी विधेयक में किसी भी परिस्थिति में नए संशोधन को प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाता है, थर्ड वाला, क्योंकि इसमें जो आपको संशोधन होते हैं वो दो आधारों पे ये किए जाते हैं। एक तो होता है जैसे मतलब जो विधेयक होते हैं उनमें अंतिम सहमति के कारण जो विवाद हुआ है, ठीक है। और दूसरा होता है जो पारित होने में विलंब होने के लिए अनिवार्य हो गए थे, ठीक है। ये दोनों शामिल किए जाते हैं, इनके अलावा नहीं शामिल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। और सेकेंड में कहा गया है कि संयुक्त बैठक में लोकसभा अध्यक्ष अगर उपस्थित नहीं होता है तो उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष जो उसकी सदस्यता करता है, अगर वो भी उपस्थित नहीं होता है तो आपको देखने को मिलेगा राज्यसभा का उपसभापति होता है, ना कि सभापति, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये भी हमारा गलत हो जाता है। और ये कहा गया है कि जो विधायिका में गतिरोध और निराकरण हेतु जो लोकसभा की प्रक्रिया नियमों में व्युत्पन्न एक नवाचारी साधन है, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो ये संयुक्त बैठक का प्रोविजन है ये 108वें संविधान में किया, मतलब 108वें आर्टिकल में इसका प्रोविजन किया गया। ये एक संवैधानिक प्रोविजन है, ना कि कोई प्रक्रिया नियम है, ठीक है। तो ये कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट में कहा गया है कि महानगर नियोजन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि महानगर नियोजन समिति के सदस्यों का निर्वाचन उस महानगर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल पंचायतों एवं महानगर पालिका एक सेकेंड में कहा गया है कि महानगर योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन उस महानगर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में से होता है, ठीक है। सेकेंड है कि महानगर योजना समिति द्वारा निर्मित विकास योजनाएं अनुमोदन हेतु केंद्र सरकार को प्रेषित करना आवश्यक है। तो ये देखो, जो योजनाएं होती हैं इनकी विकास योजनाएं, उसे केंद्र सरकार को नहीं राज्य सरकार को प्रेषित करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, लेकिन ये फर्स्ट वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमारा सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है इसमें, क्योंकि जो महानगर योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन महानगर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में से होता है, क्योंकि इसमें जो आपको देखने को मिलेगा महानगर योजना समिति होती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 243 जो है ZE के अंतर्गत इसका प्रोविजन किया गया है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है। तो देखो, इन चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखा करो, सही है या सही नहीं पूछा गया है, मतलब करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा गया है, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान दिया करो आप लोग, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि यह भारत के लोक लेखा से धन प्राप्ति अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसके निर्गमन मामले में से संबंधित है। सेकंड है, इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बिना सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक है। और सी ऑप्शन है कि लोकसभा में इसका पारित न होना सरकार के गिरने का कारण बन सकता है। और डी है कि विधेयक को धन विधेयक
किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अंतिम प्राधिकार राष्ट्रपति होता है। तो ये गलत है। जो ये धन विधेयक को अंतिम प्रारूप देता है ये आपको लोकसभा अध्यक्ष का ये मतलब एक अनन्य अधिकार होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत और कोई नहीं ये मतलब डिसाइड कर सकता, वही डिसाइड करता है। लेकिन जो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि लोकसभा में पारित होना सरकार के गिरने का कारण हो सकता है। अगर लोकसभा में इसका जो धन विधेयक होता है पारित नहीं होगा तो उनका बहुमत नहीं होगा, तभी नहीं पारित होगा, तो गिर सकती है, ठीक है। और पूर्व इसकी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है, और ये लोक लेखा के धन की प्राप्ति और ऐसे धन की अभिरक्षा और निर्गमन के मामले में से संबंधित होती है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, डी वाला हमारा सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सही नहीं है इसके संबंध में। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संविधान में राज्यसभा हेतु क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत को अंगीकृत किया गया है। सेकेंड है कि प्रत्येक राज्य में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या संविधान की चतुर्थ अनुसूची द्वारा निर्धारित की गई है। थर्ड है कि यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो राष्ट्रपति उस समुदाय से कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये गलत है, क्योंकि ये राज्यसभा में जो आपको आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग नहीं देखने को मिलेंगे, ये राज्यसभा में होते हैं, ठीक है। जो उनको अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है तो उनके समुदाय से 2 लोगों को जो है वो नामित करता है राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन जो आपको 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करता है, ये लोग आपको देखने को मिलेंगे एक मतलब विशेषज्ञ या विशेष अनुभव रखने वाले क्षेत्र के होते हैं, जैसे साहित्य का क्षेत्र हो गया, विज्ञान का क्षेत्र हो गया, कला का क्षेत्र हो गया, समाज सेवा, ये 4 आधारों पर इनका जो है किया जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। सेकेंड वाला हमारा सही स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रत्येक राज्य के निर्वाचित होने के लिए सदस्यों की निर्वाचित संविधान की अनुसूची में जो चतुर्थ अनुसूची है उसमें निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा सही है, और ये फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये जो आपको देखने को मिलेगा ये प्रतिनिधित्व सिद्धांत को अंगीकृत करने के संबंध में जो बताया गया है ये गलत है, क्योंकि इसमें आपको क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के संबंध में नहीं होता है। ये इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय पद्धति द्वारा इसका चुनाव किया जाता है, ताकि जो राज्यसभा में जो है राज्य स्टेट के जो अन्य दल हैं उनको भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, ठीक है। तो हमारा केवल बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 26 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि 11वीं अनुसूची के संबंध में कि पंचायतों के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक विषय शामिल है। तो फर्स्ट है कि ग्रामीण आवासन, बी है व्यावसायिक शिक्षा, सी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और डी है कि भूमि सुधारों का क्रियान्वयन है। तो ये चारों के चारों आपको देखने को मिलेंगे, ये प्रोविजन किए गए हैं जो 11वीं अनुसूची है, ठीक है, पंचायतों के कार्य क्षेत्र में। तो ये हमारे सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, और इसमें जो है ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा जो 243G है, ठीक है, उसी के अंतर्गत 29 विषय का मतलब शामिल किए गए, उसमें से ये 4 विषय हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 27 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ग्राम सभा के बारे में बात करना है। तो फर्स्ट है कि यह ग्राम स्तर की पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल एक ग्राम सभा के सभी वयस्क निवासियों को शामिल करने वाला एक निकाय है। सेकेंड है कि इसके अधिदेश और कार्य ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये गलत है, ये ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो मतलब राज्य विधानमंडल द्वारा जो प्रदत्त शक्तियां हैं उन्हीं का प्रयोग करके ये मतलब अधिदेश और जो ग्राम सभा है उसका अधिदेश और कार्य ग्राम पंचायत के संचालन के लिए निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। फर्स्ट वाला हमारा ये भी गलत है, क्योंकि इसमें जो ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल ग्राम के सभी वयस्क सदस्य नहीं होते हैं। इसमें जो प्रमाणीकृत मतदाता में जो पंजीकृत होते हैं, मतदाता सूची में जो पंजीकृत होते हैं उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है। तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते नेक्स्ट में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति प्रदान करने वाले अपीली अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अपीली अधिकारिता के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियाँ। सेकेंड है कि सभी संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामले में लागू होती है। थर्ड है कि यह देश के किसी भी न्यायालय या अधिकरण के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो ये गलत है, ये आपको जो सैन्य न्यायालय होता है जो उसको छोड़कर ये किसी भी न्यायालय या अधिकरण में लागू हो सकती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये फर्स्ट और सेकंड सही हो जाते हैं, क्योंकि ये उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं और ये संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में भी लागू हो सकती हैं, ठीक है। तो 1 और 2 मतलब बी ऑप्शन सही हो जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से किस दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। तो फर्स्ट है कि वह दल जिसे 3 राज्यों में एक राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त है। सेकेंड है कि वह दल जिसे 6
विभिन्न राज्यों से लोकसभा में 6 सीटें प्राप्त होती हैं। और सी ऑप्शन है कि वह दल जिसे लोकसभा में 4 राज्यों में डाले गए कुल वैध मतों का 6% और लोकसभा में 4 सीटों पर विजय प्राप्त की हो, मतलब लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त की हो, 6% जो है उसके कुल वैध मतों के वोट होनी चाहिए और 4 राज्यों में ये सब प्रक्रिया होनी चाहिए। डी है कि वह दल जिसे 4 राज्यों में के विधानसभाओं में आम चुनाव में प्रत्येक में 2 सीटों पर विजय प्राप्त हुई हो। तो ये भी हमारा देखो, तो इसमें सही पूछा गया, राष्ट्रीय दल का जो दर्जा मान्यता प्रदान की जाती है, तो ये सी ऑप्शन है, क्योंकि ये जो वह दल जिसे लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में डाले गए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, 4 राज्यों में वैध मतों का 6% और लोकसभा में आपको जो है 4 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके अलावा अगर दूसरा आधार की बात करें तो इसमें होता है, अगर मतलब ये हमको प्राप्त नहीं होता तो दूसरा आम चुनाव जो होता है लोकसभा में, उसकी 2% सीटें प्राप्त होनी चाहिए 3 राज्यों से। ठीक है, तो उसके आधार पर भी जो है आपको दिया जा सकता है राष्ट्रीय दल का दर्जा। या तो फिर तीसरा आधार है इसका कि 4 राज्यों में अगर राज्य स्तरीय दल का दर्जा अगर आपकी राजनीतिक पार्टी को प्राप्त है तो भी राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया जा सकता है। ठीक है, मान्यता दी जा सकती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में तो फर्स्ट है कि यह राज्यों के मध्य केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु गठित की गई एक स्थानीय संस्था है। ठीक है, स्थायी संस्था है। सेकेंड है कि इसे राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है। और थर्ड है कि यह संवैधानिक निकाय होने के कारण इसमें निर्णय बाध्यकारी होते हैं। तो ये गलत है, ये संवैधानिक निकाय तो है क्योंकि इसका आर्टिकल 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा इसका जो है गठन किया जाता है। तो सेकेंड भी सही है। और ये मतलब इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं, सलाहकारी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट गलत हो जाता है। लेकिन हाँ, कोई अगर निर्णय की न्यायालय के विरुद्ध जाके निर्णय दिया जाता है वो जो है निर्णय बाध्यकारी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। और ये फर्स्ट में जो कहा गया है कि ये स्थायी संस्था है, तो नहीं, ये एक तदर्थ संस्था है, यानी अस्थायी संस्था है। इसे जिस काम के लिए गठित किया जाता है अगर वो पूरा हो जाता है तो उसे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल सी ऑप्शन सही हो जाता है, केवल 2 स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है 31। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि संविधान विशेष रूप से राष्ट्रपति को दोषी व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता है। सेकेंड है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कोर्ट मार्शल प्रदत्त दंड तक विस्तारित नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो कोर्ट मार्शल में जो दंड दिया जाता है उसमें भी ये मतलब क्षमादान दे सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये भी इनके पास शक्ति प्राप्त है। और जो ये कहा गया है कि दोषी व्यक्ति, तो नहीं, दोषी व्यक्ति नहीं, ये इस आधार पर दिया जाता है कि अगर कोई न्यायिक त्रुटि हो गई है उस आधार पर मतलब क्षमादान दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। और दूसरा आधार होता है कि जो राष्ट्रपति की मतलब नज़र में या उनके समझ से कि कोई कठोर दंड है, कि किसी को कठोर दंड दिया गया है। ठीक है, अगर उन्हें लग रहा है कि राष्ट्रपति को उस आधार पर भी जो है ये मतलब क्षमा दे सकते हैं। ठीक है, और ये मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह से ही समाधान देते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाता है। और क्षमादान की जो शक्ति है तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत ये प्राप्त है। ठीक है, और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति की बात करें तो 161 के अंतर्गत, आर्टिकल 161 के अंतर्गत प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 32। इसमें कहा गया कि सदन के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत के संविधान में सदन के नेता का पद का उल्लेख किया गया है। और सेकेंड है प्रधानमंत्री द्वारा नामित सदन का कोई भी सदस्य सदन का नेता के रूप में कार्य कर सकता है। तो ये गलत है, ये जो कोई भी सदस्य नहीं होता है, कोई भी मंत्री जो होता है, ठीक है, उसे राष्ट्रपति जो है सदन का नेता नियुक्त कर सकता है। ठीक है, और जो ये फर्स्ट में कहा गया है कि संविधान में इसका प्रोविज़न है, तो नहीं, इसका संविधान में सदन के नेता का कोई प्रोविज़न नहीं है, ये संसद के जो नियम है उसमें इसका प्रोविज़न किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 33 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निर्णायक मत द्वारा मतदान की शक्ति का उपयोग को संदर्भित करता है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव के दौरान उपराष्ट्रपति द्वारा। सेकेंड है कि संसदीय गतिरोध की स्थिति में किसी सदन के मनोनीत सदस्य द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन है कि समान वोट प्राप्त करने की स्थिति में किसी सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा। और डी ऑप्शन है कि सदन की प्रथम बैठक के दौरान प्रोटेम स्पीकर द्वारा। तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है, जो ये समान वोट प्राप्त करने की स्थिति में किसी सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगर मतलब कोई बिल पास होता है, ठीक है, तो उसमें दोनों के जो है मत समान आ जाते हैं, तो उसमें जो पीठासीन अधिकारी जिस तरफ जो है मत डाल देता है वही जो है उसका जो है प्रोविज़न हो जाता है, वही विजेता हो जाता है उसमें। ठीक है, तो बिल की कार्रवाई आगे बढ़ पाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें बात करते हैं जिला योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि एक जिला नियोजन समिति का गठन
करना प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य है। और सेकंड है कि जिला योजना समिति के सभी सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये होते हैं सभी जो सदस्य के बारे में कहा है कि निर्वाचित सदस्य, तो नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि जो ये आपको देखने को मिलेंगे जो सदस्य होते हैं, तो इसमें जो 4/5 जो होते हैं ये जो है निर्वाचित होते हैं, जो आपको देखने को मिलेगा पंचायत और नगर पालिकाओं से, लेकिन 1/5 जो होते हैं, ठीक है, ये मनोनीत किए जाते हैं। तो ये भी हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। और ये जिला योजना समिति का गठन प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य कार्य के बारे में जो कहा गया है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये एक अनिवार्य कार्य है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है, केवल ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम 35 में। इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि संवैधानिक प्रावधानों के विनिश्चय 3 या 3 से अधिक न्यायाधीशों वाली एक पीठ द्वारा किया जाता है। सेकंड है अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित विषय पर विनिश्चय कम से कम 5 न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो ये कहा गया सेकंड में तो सही है। अगर जो राष्ट्रपति न्यायालय से जो अगर कोई किसी मामले में सलाह मांगता है तो उसमें 5 जो है ये मतलब न्यायाधीश होने चाहिए उस पीठ में। ठीक है, तभी जो है सलाह मतलब मानी जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। और ये सलाह जो है बाध्यकारी नहीं है, अगर सलाह दी जाती है, अगर ये मतलब राष्ट्रपति को अगर सही लगे तो अपना सकता है या नहीं भी अपना सकता है, तो ये कोई बाध्यकारी भी नहीं है। ठीक है, और ये जो कहा गया है कि संवैधानिक मामलों का जो मतलब निर्णय देने के लिए 3 तो नहीं है 3 नहीं 5 या 5 से अधिक इसमें जो है न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको जो फर्स्ट वाला हमारा गलत हो जाता है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 36। इसमें कहा गया है कि निर्वाचन की अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कहा गया है। और फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम PFTP प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि निर्वाचन की PR प्रणाली के तहत मतदाता सामान्य प्रत्याशी को नहीं बल्कि किसी दल को वरीयता प्रदान करते हैं। ठीक है, सेकंड है कि निर्वाचन की PFTP प्रणाली में प्रत्येक दल प्राप्त मत के अनुपात में ही उसे विधायिका में सीट प्राप्त होती है। ठीक है, और ये थर्ड में कहा गया है कि PFTP और PR यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, तो दोनों प्रणालियों में ही उम्मीदवारों को मतों के आधार पर ही विजयी घोषित किया जाता है। तो मतलब नहीं, बहुमत के आधार पर ही विजयी घोषित नहीं इसमें किया जाता है। इसमें जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें 50% प्लस 1 जो है वोट इसमें प्राप्त होनी चाहिए, तभी जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जो विजेता होंगे वो मतलब विजयी होंगे। लेकिन जो ये हमारा फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि जो जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं उसे घोषित कर दिया जाता है विजयी, चाहे उसको 50% प्राप्त वोट हो या ना हो। ठीक है, तो ये इसमें अंतर है। ठीक है, और ये जो सेकेंड में कहा गया है कि PFT मतलब फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में जो कहा गया है कि प्रत्येक दल को प्राप्त मत के अनुसार उसे विधायिका में सीट प्राप्त होती, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो कहा गया है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो ये प्रक्रिया होती है ना कि फर्स्ट पोस्ट में। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। और ये फर्स्ट वाला जो हमारा है तो ये आपको हमारा जो देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट, तो स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, क्योंकि निर्वाचन की प्रणाली जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली के तहत मतदाता सामान्य प्रत्याशी का नहीं बल्कि किसी दल को वरीयता प्रदान करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें 37 में कहा गया है कि राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि विधान परिषद के सृजन के संकल्प को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। सेकेंड है कि भारत का संविधान संसद को राज्य विधान परिषद के सृजन और उत्साधन की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो जो ये 37 में क्वेश्चन नंबर में जो कहा गया है तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि जो आर्टिकल 169 होता है उसी के अंतर्गत जो आपको देखने को मिलेगा जो राज्य विधान परिषद है उसका उत्साधन और सृजन किया जाता है। और ये मतलब राज्य विधान परिषद से जो का सृजन के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत की संकल्प द्वारा पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकारी संसद के किसी सदस्य की निर्भरता पर निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति को, सदन के पीठासीन अधिकारी को और जो भारत के निर्वाचन आयोग को। तो इसमें देखो भारत के निर्वाचन आयोग को कोई ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जो राष्ट्रपति को है ये मतलब जो हमारा रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1951 का। ठीक है, उसके अंतर्गत जो है
जो सदस्य की को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है जो निर्वाचन आयोग की सलाह पर, ठीक है। और जो ये हमारा पीठासीन अधिकारी होता है, तो ये जो दल बदल कानून है उसी के संबंध में ये डिस्क्वालिफिकेशन करता है सदस्यों की। तो ये 1 और 2 स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा 39। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान इसमें कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान को ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ग्रहण किया गया है। सेकेंड है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसकी मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से की जाती है। थर्ड है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों को राज्यपाल नियुक्त किए जाने के प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। तो ये देखो थर्ड वाला सही है, क्योंकि जो 2 या 2 से अधिक जो राज्यों का जो प्रोविज़न किया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 में किया गया है जो राज्यपाल की नियुक्ति का, ठीक है। और ये जो राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञापत्र द्वारा इसे जो है नियुक्त किया जाता है। और ये जो कहा गया है कि राज्यपाल के प्रावधान मतलब नियुक्ति के प्रावधान को जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ये गलत है, ये आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है और कनाडा से संघीय व्यवस्था भी ली गई है, ठीक है। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास हैं वो भी कनाडा की ही से ली गई हैं। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 40 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति को महाभियोग के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। सेकेंड है कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। और ये जो कहा गया है कि थर्ड में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया का द्वारा उसके पद से नहीं हटाया गया भारत में, ठीक है। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, लेकिन ये सेकंड गलत है, क्योंकि जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं, जैसे 2 आंग्ल भारतीय होते हैं लोकसभा में और 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, ठीक है। तो वो लोग भी इनकी चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं राष्ट्रपति के, लेकिन महाभियोग में भाग ले सकते हैं, ठीक है। और ये महाभियोग का आरोप लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लागू होता है, ठीक है, मतलब दोनों द्वारा ये चालू किया जा सकता है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट मतलब गलत हो जाते हैं, थर्ड वाला सही है। तो अभी तक हमारे देश में किसी राष्ट्रपति में महाभियोग नहीं लगाया गया। चलते नेक्स्ट में कहा गया है कि भारत के लोक खाते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसे सरकारी व्यय की पूर्ति हेतु संसाधन जुटाने के लिए 1991 के केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में गठित किया गया था, ठीक है। तो ये जो कहा गया है। सेकेंड है कि इसमें न्यायिक जमाएं, बचत बैंक जमाएं, विभागीय जमाएं और विप्रेषण सम्मिलित होते हैं। थर्ड है कि यह संसदीय स्वीकृति के बिना कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित होता है। तो देखो थर्ड सही है, क्योंकि ये संसदीय स्वीकृति किसी की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें विभागीय जमाएं जैसे न्यायिक जमाएं, बचत बैंक जमाएं, विभागीय जमाएं और विप्रेषण सम्मिलित होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये फर्स्ट में कहा गया है तो ये गलत है हमारा। ये 91 का कोई मतलब संसाधन जुटाने उनका कोई बजट के एक भाग के रूप में नहीं है। ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 226(2) के अंतर्गत इसका प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। इसमें प्राप्तियों को व भुगतान को शामिल किया जाता है, ठीक है, जो संसद निधि के भाग नहीं होते हैं। जो मतलब प्राप्तियां या भुगतान होते हैं जो संचित निधि के भाग नहीं होते, उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो हमारे 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, सी ऑप्शन, ठीक है, सही है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं 42 में। इसमें कहा गया है कि संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राज्यसभा धन विधेयक को प्रारंभ अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकता है, ठीक है। और सेकंड में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। और थर्ड है कि राज्य सूची से संघ या समवर्ती सूची के मामले में हस्तांतरण के लिए राज्यसभा की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। तो एक गलत है। अगर कोई राज्य सूची का विषय है उसे समवर्ती या संघ सूची में डालना है, ठीक है, तो उसे राज्यसभा की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, ठीक है, तभी ये ऐसा हो सकता है, संसद द्वारा किया जा सकता है ऐसा, ठीक है। लेकिन जो कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है। और राज्यसभा धन विधेयक को प्रारंभ अस्वीकार और संशोधित नहीं कर सकती, ठीक है। तो जो इसके बारे में कहा गया कि ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, क्योंकि इसके पास ऐसे कोई अधिकार नहीं प्राप्त होते। हाँ, ये इसके अधिकार 14 दिन तक ये अपने पास रोक कर रख सकती है और 14 दिन से पूर्व ये मतलब पुनर्विचार के लिए किसी प्रस्ताव मतलब किसी संशोधन के बारे में पुनर्विचार के लिए कह सकती है, लेकिन उसको वो बाध्यकारी नहीं होगा लोकसभा पर, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा 43 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि चुनावों के दौरान जनप्रतिनिधि अधिनियम के बारे में जो कहा गया है, ठीक है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 266 के संबंध में
226 के संबंध में, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित के संदर्भ में क्यों सुर्खियों में रही थी जो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 जो है, ठीक है, 126 जो ये धारा है उसके बारे में बात करना। तो इसमें बताना है कि क्यों ये मतलब चर्चा में ज़्यादा रही थी। तो फर्स्ट था एग्जिट पोल के संचालन एवं उनके प्रमाण के प्रसार पर। बी है कि धर्म के आधार पर वोट मांग और पेज न्यूज संलिप्त। डी है कि नागरिकों के विभिन्न वर्गों के मध्य द्वेष या घृणा को बढ़ावा देना। तो इसका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जो एग्जिट पोल संचालन और उसका परिमाण का प्रसार था उस पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था इसी धारा के अंतर्गत, ठीक है। तो मतलब जो हमारा चुनाव का जो प्रथम चरण होता है उसके 1 घंटा पूर्व और चुनाव का अंतिम जो चरण होता है उसके आधे घंटे बाद ये एग्जिट पोल का संचालन और परमाणु का प्रसार नहीं किया जा सकता, ये प्रतिबंधित है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि सभी मंत्रियों को संसद में मतदान करने का अधिकार है, भले ही वे सदन के सदस्य हों या ना हो। सेकेंड है कि लोकसभा के विघटन के पश्चात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता से परामर्श के बिना कार्य शक्ति का उपयोग कर सकता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट कौन सही नहीं है ये बताना है। तो देखो ये इसमें भी सही नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हमारा सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये मतलब कोई भी मंत्री है 6 महीने तक वो मंत्री रह सकता है बिना उसका सदस्य रहे, ठीक है। तो उसी के बारे में कहा गया और 6 महीने के बाद उसे एक सदस्य की मतलब किसी एक सदन की सदस्यता की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये मतलब उसमें मतदान नहीं कर सकते ये, लेकिन हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। बोलने का अधिकार होता है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता है। तो जो सही नहीं है तो ये वाला सही हो गया, सही नहीं है ये वाला। और सेकेंड भी हमारा जो है सही नहीं है, क्योंकि जो इसमें कहा गया है, ठीक है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट में कि जो मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श के बिना कार्य करता है, तो अगर विघटन हो जाता है लोकसभा का तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति इनकी सलाह नहीं लेगा तो आर्टिकल 74 जो है उसका जो बात करें तो उसमें मतलब संवैधानिक गतिरोध मतलब इसका उल्लंघन होगा, आर्टिकल 74 का उल्लंघन होगा अगर ऐसा नहीं करता है वो, ठीक है। तो ये मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, तो सही नहीं है पूछा गया है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। और ये जजमेंट आया था 1971 का, एक जजमेंट आया था 1974 का जो है जजमेंट आया था, उसके अंतर्गत ये कहा गया था सेकेंड वाले स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 45। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अध्यक्ष के पद की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। तो कार्यकाल की सुरक्षा। सेकेंड है कि सामान्य परिस्थितियों में उसके कार्य और आचरण पर लोकसभा में चर्चा और आलोचना नहीं की जा सकती। और थर्ड है कि भारत की संचित निधि पर भारित वेतन और भत्ते। तो तीनों स्टेटमेंट ये सही हैं, क्योंकि यही स्वतंत्रता प्राप्त कराते हैं इसके लोकसभा अध्यक्ष के पद को, ठीक है, ताकि उसकी किसी पर निर्भरता ना रहे। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह भारत के संविधान के आधारभूत ढांचे का एक भाग है। और सेकेंड है कि न्यायिक समीक्षा वाक्यांश का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। और थर्ड है कि यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है किंतु उच्च न्यायालय को नहीं प्राप्त है। तो एक गलत स्टेटमेंट है, दोनों को शक्ति प्राप्त है। न्यायिक जो जुडिशियल रिव्यू किया जाता है वो दोनों की शक्ति दोनों को प्राप्त है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है। और फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। ये आपको देखने को मिलेगा, ये USA से लिया गया है, ठीक है। और ये संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग है। तो ये 1 और 2 स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 47 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और जो सेकेंड है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित किया जाना अनिवार्य है। तो ये गलत है, ये उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। ये फर्स्ट वाला हमारा सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो है केवल राज्यसभा में जो संकल्प जो है पारित किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो लोकसभा है वो 1/3 बहुमत से जो है इसको पारित कर देती है, तो इसको जो है हटा दिया जाता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 48 में। इसमें कहा गया है कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से प्रोविजनों का उल्लेख किया गया है। तो फर्स्ट है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों का आवंटन। सेकेंड है कि चुनाव के उद्देश्य से निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन। थर्ड है कि लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में चुनाव में निर्वाचकों की अर्हता मतलब क्वालिफिकेशन, ठीक है। और फोर्थ है कि राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के
अहर्ता और निहर्ता मतलब क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, तो ये वाला हमारा जो फोर्थ वाला है ये गलत है, ये इसका प्रोविज़न इसमें नहीं किया गया है। जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 का है, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं की सीटों का आवंटन किया गया है और चुनावों के उद्देश्यों से निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनावों में निर्वाचकों की क्वालिफिकेशन, ठीक है, इन तीनों का प्रयोजन इस लोकसभा प्रतिनिधि अधिनियम में किया गया है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 में किया गया है। ठीक है, तो हमारा जो 1, 2 और 3 ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये सही हो जाता है 1, 2 और 3। ठीक है, लेकिन जो ये चौथा वाला बोला गया है कि राज्यसभा की सदस्यता की अहर्ता और निहर्ता के बारे में, तो ये जो हमारा एक्ट आता है 1951 का रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, ठीक है, प्रतिनिधि एक्ट, ठीक है, उसके अंतर्गत इसका प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, तो 1, 2, 3 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। 49 में इसमें कहा गया है कि चुनाव के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, यह बताना है। तो फर्स्ट है कि निर्वाचन आयोग 1951 में पहली बार प्रभावी ढंग से आचार संहिता का उपयोग किया था, और सेकेंड है कि निर्वाचन आयोग के परामर्श से उच्चतम न्यायालय के द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देश का एक समुच्चय है, और थर्ड है कि निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना जारी करने के पश्चात तत्काल रूप से प्रभावी हो जाती है। तो ये जो कहा गया है, तो ये जो आचार संहिता के बारे में, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो 1951 में प्रभावी रूप से नहीं इसका प्रयोग किया गया था, इसका 1991 में प्रभावी रूप से इसका जो है प्रयोग किया गया था आचार संहिता का। ठीक है, और ये सेकेंड में कहा गया है तो उच्चतम न्यायालय के ये दिशा निर्देश नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं उनकी सहमति से ये मतलब आचार संहिता के दिशा निर्देश बनाए गए हैं। ठीक है, और जो ये दाखिल करने का जो कहा गया है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा जो होता है कि चुनावी प्रक्रिया के पूर्व जो कुछ सप्ताह पूर्व जो नए चुनाव की घोषणा होती है तभी से इसे लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो कोई भी इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें सही नहीं पूछा गया है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाता है 1, 2 और 3, क्योंकि इसमें देखो नहीं पूछा गया है। देखो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा करो आप लोग, वरना देखो अभी समझ में नहीं आता क्या होता है। देखो सही नहीं पूछा गया, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 50 क्वेश्चन नंबर पे। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें कहा गया कि भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन 1977 में बहुसदस्यीय निकाय के रूप में हुआ था, तब से यह एक बहुसदस्यीय निकाय बना। ठीक है, सेकेंड है कि निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को चुनाव से संबंधित सभी निर्णय लेने की समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, और थर्ड है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष का नेता शामिल होता है। तो ये गलत है, ये जो है आपको चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। ठीक है, और जो ये कहा गया है इसमें कि ये सेकेंड वाला, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो निर्वाचन के मामले में जो निर्णय लेने की शक्तियाँ होती है वो समान होती है निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को। ठीक है, और ये जो कहा गया है तो ये गलत है, क्योंकि इसका जो है 1989 में जो है गठन किया गया था, जो बहुसदस्यीय ये निकाय बना था। इससे पहले ये एकल सदस्यीय निकाय हुआ करता था। ठीक है, तो हमारा केवल 2 स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया है 50 क्वेश्चन अपने पूरे कर लिए। कल इसका मैं पूरे बहुत ही तेज़ी से इसको प्रोवाइड करा दूंगा कल आपको। ठीक है, और इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और इसको जो है अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करने के लिए मतलब शेयर ज़रूर कीजिए एक ना एक फ्रेंड को अपने। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसका अगला वीडियो में जब भी लोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप उसको देख सकें और अपना जो है पढ़ाई इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।